नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे के.की.एन. दारूवाला की कविता मदर। और इससे पहले हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस केवल चैप्टर से नहीं आते बल्कि चैप्टर लिखने वाले ऑथर से भी आते हैं। तो सबसे पहले उनकी ईयर ऑफ बर्थ आप याद कर लीजिए। 1937 में उनका जन्म हुआ है के.की.एन. दारूवाला का, और अभी जीवित हैं। अबाउट द पोइट, कवि के बारे में जान लीजिए। केकी नसीरवान जी दारूवाला, ये पूरा नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा। इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लीडिंग इंडियन इंग्लिश पोइट्स। इज़ कंसिडर्ड माने उनको माना जाता है, टू बी वन ऑफ द लीडिंग माने मुख्य, इंडियन इंग्लिश पोइट्स यानी भारतीय अंग्रेजी कवि इन लिटरेचर, साहित्य में। ही हैज़ रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया द साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये ज़रूर आपको याद रखना है, उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1984 में। एंड द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज इन एशिया इन 1987, इसको भी याद रखिएगा। बॉर्न इन लाहौर, दारूवाला फॉलोड अ लिबरल एजुकेशन बिफोर ज्वाइनिंग द इंडियन पुलिस सर्विस इन 1958। तो उन्होंने वो लाहौर में पैदा हुए और उनका जो एजुकेशन है वो लिबरल यानी उदारवादी रहा है, और वो एक IPS रहे हैं। 1958 में वो IPS बने। His service might account for the frequent use of violence and persecution in his poems. तो his service यानी उनकी जो सेवा है, यानी जिस जॉब में थे वो IPS है। एक IPS की लाइफ में बहुत सारे क्रिमिनल्स से उनका साबका होता है। तो जो उनकी राइटिंग्स में, उनकी पोइम्स में वायलेंस और परसिक्यूशन दिखाई देता है, हिंसा है और परसिक्यूशन, अत्याचार होता है लोगों पर। तो वो जो चित्रण है उनकी सर्विस की वजह से है, यानी उन्होंने इस लाइफ को देखा है, जिया है। दारूवाला इज़ नोन फॉर द वाइब्रेंट क्वालिटी ऑफ हिज पोइट्री, यानी उनकी जो पोइट्री है वो सजीव है, उसकी जो खासियत है उसकी सजीवता है। एंड द एस्थेटिक अपील, एस्थेटिक होता है सौंदर्य बोध, तो उसमें सौंदर्य बोध भी है। अपील ऑफ हिज क्रिएशंस, यानी उनकी जो रचनाएं हैं उनमें वास्तविकता है और सजीवता है और सौंदर्य भी है। हिज थीम्स वेरी फ्रॉम, या फ्रॉम आएगा, फॉर्म नहीं आएगा। हिज थीम्स यानी उनकी विषय वस्तु, उनकी कविताओं की, उनकी रचनाओं की विषय वस्तु। वेरी का मतलब होता है टू बी वेरियस, यानी वैरायटी लिए हुए है, विविधता लिए हुए है। फ्रॉम द हाई आर्टिस्टिक टू द मंडेन रियलिटीज़, यानी एक तो बहुत हाईली माने बहुत उच्च कोटि की, आर्टिस्टिक माने कलात्मकता है उसमें, और मंडेन रियलिटीज़ यानी जो सांसारिक वास्तविकता है इस संसार की वो भी हैं। ऑफ एवरीडे लाइफ इन इंडिया, यानी भारत में रोज़मर्रा की ज़िंदगी की वास्तविकताएं भी उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। हिज पोइट्री इज़ एक्सीलेंट, उनकी कविता एक्सीलेंट है, यानी बहुत ख़ास है, बहुत प्रशंसनीय है। इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज एंड पोइटिक डिवाइसेस, अगर हम लैंग्वेज की बात करें, भाई एक IPS की लैंग्वेज ज़बरदस्त तो होगी ही, और पोइटिक डिवाइसेस जो उन्होंने यूज़ किए हैं, यानी काव्यात्मक सौंदर्य है उनकी कविताओं में। हिज पोइम्स आर इम्ब्यूड विद द इंडियन स्पिरिट एंड रिफ्लेक्ट द इंडियन सेंसिबिलिटी एंड इंडियन लाइफ। हिज पोइम्स, उनकी कविताएं, आर इम्ब्यूड विद माने भरी हुई हैं, इंडियन स्पिरिट भारतीय आत्मा से, भारतीय इंटेलेक्ट से भरी हुई हैं, एंड रिफ्लेक्ट और प्रदर्शित करती हैं या प्रतिबिंबित करती हैं द इंडियन सेंसिबिलिटी, यानी जो भारतीय एक संवेदना है उसमें दिखाई देती है, एंड इंडियन लाइफ और भारतीय जीवन उन्हें उनकी कविताओं में दिखाई देता है। और ये यहाँ दे नहीं रखा था इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया है कि पद्मश्री उनको 2014 में मिला है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, ही इज़ पारसी, यानी उनका जो धर्म है पारसी है। ऐसे ही इस तरीके के जो नाम होते हैं अक्सर पारसी धर्म में पाई जाते हैं, दारूवाला, बाटलीवाला, जरीवाला, तो वो उनका धर्म पारसी है। येट हिज पेनमैनशिप इज़ मोर इंडियन, लेकिन उनका जो रचना है, उनका जो सृजन है, जो उन्होंने लिखा है, लेखन उनका बहुत भारतीय है। द थीम्स ऑफ हिज पोइम्स इंक्लूड डिप्राइवेशन, मिजरी एंड डेथ। तो उनकी पोइट्री की जो थीम्स हैं यानी विषय वस्तु है, इंक्लूड उनमें शामिल है डिप्राइवेशन, डिप्राइव होता है किसी चीज़ से वंचित कर देना, तो वंचना है उसमें। मिजरी माने कष्ट है, एंड डेथ और मृत्यु, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। हिज फर्स्ट कलेक्शन, जो पहला उनका कलेक्शन है यानी कविता संग्रह है, ऑफ 33 पोइम्स,
33 कविताओं का वॉज पब्लिश्ड प्रकाशित हुआ एज यानी किस नाम से, अंडर ओरियन इन 1970। तो उसका टाइटल है कविता संग्रह का अंडर ओरियन, 1970 में प्रकाशित हुआ। अ सीक्वल माने दूसरा भाग आप कह सकते हैं, टू दिस कलेक्शन, इस कविता संग्रह का, एंटाइटल्ड जिसका शीर्षक था क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, वॉज पब्लिश्ड, ये प्रकाशित हुआ बाय ऑक्सफोर्ड इन 1976, 1976 में। हिज विंटर पोएम्स अपीयर्ड इन 1980, तो उनकी विंटर पोएम्स 1980 में प्रकाशित हुई, विच इंक्लूड 11 पोएम्स पब्लिश्ड बिटवीन 1975 एंड 1979। तो इस कलेक्शन में 11 कविताएं हैं। और हिज अदर पोइट्री कलेक्शंस इंक्लूड लैंडस्केप्स इन 1987, इनको भी याद रखिएगा, उनके कलेक्शंस के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो एक कलेक्शन है उनका लैंडस्केप्स जो कि 1987 में प्रकाशित हुआ, अ समर ऑफ टाइगर्स इन 1995, नाइट रिवर इन 2000 एंड द मैप मेकर इन 2002, सोर्स एंड एबिस इन 1979 एंड द मिनिस्टर फॉर परमानेंट अनरेस्ट एंड अदर स्टोरीज इन 1996। तो ये उनके वर्क्स हैं, इन पर क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। और अब हम चलते हैं पोइम की ओर। मदर, टेक्स्ट इसका पढ़ते हैं। योर स्पाइन गोज क्रीकिंग नाउ अक्रॉस द बो ऑफ योर बॉडी, योर स्किन प्रिजर्व्स द पास्ट इन इट्स क्रीजेस लाइक ममी रैप। तो इसमें कहीं हमको राइम स्कीम तो कोई दिखाई दे नहीं रही है ना, तो अनराइम्ड है। योर स्पाइन, स्पाइन आप जानते हैं रीढ़ की हड्डी, गोज क्रीकिंग यानी वो टूट रही है, चटक रही है, नाउ अब माँ क्योंकि बहुत बूढ़ी हो गई हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी चटक रही है। कोई चीज़ जैसे चटकती है तो उसमें चटकने की आवाज़ आती है ना, चढ़ 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 चढ़, तो ऐसी आवाज़ होती है उनकी हड्डियों की। अक्रॉस द बो माने धनुष होता है, ऑफ योर बॉडी आपके शरीर का। तो आपने देखा होगा जब लोग बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका शरीर धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है, झुक जाता है। तो वैसी ही हालत हो गई है। मेरे बाबा हैं, अभी भी जिंदा हैं और 100 ईयर्स के अराउंड हैं। उनका बॉडी बिल्कुल हड्डी है, मांस नाम की चीज़ नहीं रही है और एकदम से झुक गया है उनका शरीर। तो वैसा इनकी माँ का भी शरीर हो रहा है। के अंदर ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, तो ये अपनी रियल माँ की बात कर रहे हैं और ये पोएम उनकी माँ को ही डेडिकेटेड है। और यहाँ कंडीशन दिखा रहे हैं कि बुढ़ापे में कैसी दशा हो जाती है और ख़ासकर यहाँ स्त्रियों की दशा दिखा रहे हैं। एक ऐसी स्त्री जिसने अपने बच्चों को पाला पोसा है, घर का बहुत सारा काम किया है और वो जो विधवा भी हो चुकी है, अपने पति को भी खो चुकी है, तो कैसी दशा हो जाती है उनकी कि आपका धनुष की तरह आपका शरीर हो चुका है और आपकी रीढ़ की हड्डी कड़कड़ कर रही है या चटक रही है। योर स्किन, आपकी खाल, त्वचा, प्रिजर्व्स माने सुरक्षित रखे हुए है द पास्ट, अतीत को, इन इट्स क्रीजेस, अपनी झुर्रियों में। तो स्किन आप देखते हैं जैसे जैसे बुढ़ापा आता है हमारी स्किन सिकुड़ने लगती है, उसमें क्रीजेस पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो ये झुर्रियों के अंदर क्या छिपा है, प्रिजर्व माने सुरक्षित रखा हुआ है, द पास्ट, अतीत। तो बहुत सारी कहानियाँ इसमें छिपी होती हैं, अतीत इसमें छिपा होता है। ये झुर्रियाँ ऐसे ही नहीं पड़ती, इस स्किन ने बहुत कुछ झेला हुआ होता है, एक इतिहास अपने आप में छिपाई होती हैं वो झुर्रियाँ। लाइक कैसे, अब बहुत खूबसूरत यहाँ पर सिमिली है, लाइक मम्मी रैप। तो मिस्र में मुर्दों को लेकिन सबके नहीं, कुछ ख़ास लोगों की जो डेड बॉडीज़ थी उनको मम्मी की फॉर्म में सुरक्षित रखा जाता था। पट्टियाँ और एक ख़ास लेप होता था, उस लेप को लगाकर फिर ऊपर से पट्टियाँ लपेटकर उनको डेड बॉडीज़ को सुरक्षित रखा जाता था। मिस्र के जो पिरामिड हैं उनके अंदर मम्मियाँ रखी हुई हैं। तो लाइक अ मम्मी रैप, रैप माने लपेटना होता है।
तो जैसे मम्मी को लपेटा हुआ हो, अब जो मम्मी है हज़ारों साल पुरानी है, वो अपने आप में एक इतिहास को छिपाए हुए हैं, उसी प्रकार इनकी माँ की जो स्किन है वो ऐसे ही लिपटी हुई है उनके शरीर से जैसे एक मम्मी को लपेट दिया गया हो। तो जैसे मम्मी अपने अंदर एक इतिहास छिपाए हुए है, एक अतीत को छिपाए हुए है, वैसे ही पोइट की माँ अपने अंदर एक पूरे जीवन का इतिहास छिपाए हुए है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। योर आइज डोंट स्पिटर, योर आइज आपकी आंखें, डोंट स्पिटर, स्पिटर का मतलब होता है फेंकना। तो अब तुम्हारी आंखों से नहीं निकलती, यानी तुम्हारी आंखें अब नहीं चमकती। विद द सेम फायर्स, उसी आग से। जब हम जवान होते हैं तो हमारी आंखें कैसी चमकती हैं, है ना। तो अब तुम बुढ़ापे में आंखें देखिए, बुजुर्गों की आंखें कैसी हो जाती हैं, धुंधली पड़ जाती हैं, दिखाई नहीं देता। तो तुम वही आग, सेम फायर जो तुम्हारी युवावस्था में निकला करती थी, वो आग अब तुम्हारी आंखों से नहीं निकलती। एज दे डिस्चार्ज, अब मतलब वो डिस्चार्ज माने फेंकती हैं, द एरोज, तीर, ऑफ योर लव, तुम्हारे प्रेम के। तो जो माँ है उसकी आंखों से हमेशा प्रेम की बरसात होती ही रहती है, चाहे वो माँ जवान हो चाहे वो बूढ़ी हो जाए। तो जो चमक थी, ब्राइटनेस थी, वो तो जा चुकी है माँ की आंखों से, लेकिन प्रेम के जो तीर हैं, वात्सल्य के जो तीर हैं, वो अभी भी माँ की आंखों से डिस्चार्ज होते हैं, निकलते रहते हैं। माँ मतलब देख नहीं पाती बच्चों को, पहचान नहीं पाती, लेकिन उसकी ममता कहीं नहीं जाती, वो उसकी आंखों से निकलती रहती है। योर मेमोरीज, मेमोरीज तुम्हारी यादें, जो संस्मरण है, पुरानी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं। भले ही आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन मेमोरीज तो दिमाग में रहती हैं ना। तो जो तुम्हारी यादें थीं, फ्लाउंडर, फ्लाउंडर माने मेक अ मिस्टेक, गलती करती हैं। तो दिमाग में तो है चीज़ें, लेकिन पूरी तरीके से याद नहीं है, यादें धुंधली हो जाती हैं। तो क्या गलतियां करती हैं? अमंगस्ट योर सन्स नाउ, अमंगस्ट माने बीच में, योर सन्स तुम्हारे बेटों के, नाउ अब। तो बेटे हैं, एक बेटे की कुछ खासियत होती थी, जैसे जनरली जो बड़ा बेटा होता है वो सीधा होता है, ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है, छोटा बेटा होता है वो ज़्यादा शरारती होता है ना, ज़्यादा शौकीन भी होता है। मैं तो भाई अपने दोनों बेटों से के बारे में बता रही हूँ आपको। तो छोटा ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल और मतलब बड़ा वाला ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल और सीधा होता है, और कंप्रोमाइज़ वो ज़्यादा करता है, और छोटा शरारती होता है, शौकीन होता है। बड़े भाई के कोई भी नए कपड़े आएंगे तो छोटा वाला उसे पहले पहन लेगा, भैया मैं पहन लूँ। तो इस तरीके की यादें होती हैं माँ की, सालों की यादें होती हैं जो उसके दिमाग में बसी होती हैं। लेकिन अब माँ क्योंकि बूढ़ी हो गई है, तो उनकी जो यादें हैं फ्लाउंडर माने गलती करती हैं उन दोनों बेटों के बीच में। कैसे? यू कन्फ्यूज, तुम कन्फ्यूज कर जाती हो माँ, द वन, अपने उस बेटे को, हु वेट हिज बेड, हु वेट जो गीला किया करता था, हिज बेड अपना बिस्तर। तो कई बच्चे देखे होंगे आपने, काफ़ी बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी वो बिस्तर में टॉयलेट करते रहते हैं। छोटा बच्चा तो वैसे भी टॉयलेट करता ही है, तो कई बच्चे काफ़ी दिनों तक टॉयलेट करते रहते हैं। और अब तो क्या है कि माएँ वो मैमी पोको पैंट्स पहनाती हैं, हगीज़ पहनाती हैं, लेकिन जिस ज़माने की ये कविता है, माँ के पास ये हगीज़ नहीं थी, डायपर्स नहीं हुआ करते थे, फलरियाँ हुआ करती थी, यानी कपड़ों के टुकड़े हुआ करते थे, और बार बार बच्चा टॉयलेट करता था या पॉटी करता था तो उनको धोना पड़ता था। बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी उस वक्त बच्चों को पालने में। अभी भी माएँ कहेंगी कि भाई अभी कौन सी कम मेहनत है, हालांकि अब बहुत सुविधाएं हो गई हैं डायपर्स की। तो अब तुम पहचान नहीं पाती हो कि कौन सा बेटा बिस्तर गीला करता था, और विद द वन, और कौन सा बच्चा वो है हु जो कि बिट थ्रू योर ब्रेस्ट, बच्चे कभी कभी दूध पीते पीते काट लेते हैं ब्रेस्ट को। तो कौन सा बेटा था जिसने तुम्हारे ब्रेस्ट को काट लिया था, एंड मेड देम सेप्टिक, और उसको सेप्टिक कर दिया था। भाई जब काट लेगा तो फिर उसमें दर्द होगा, वो पक जाता है, सेप्टिक हो जाती है। तो अब तुम पहचान ही नहीं पाती कि हम बेटों में से कौन सा था जो बिस्तर गीला करता था, कौन सा था जिसने आपके ब्रेस्ट को काटा था और आपको चोट पहुंचाई थी।
तो अब क्योंकि यादें उनकी धुंधली हो गई हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, अब कितनी रियलिस्टिक है पोएम, ये आप देख रहे हैं कि उन्होंने एकदम से तस्वीरें हमारी आंखों के सामने रख दी हैं। ये चीज़ आप कहाँ महसूस कर पाते होंगे, है ना। बच्चों को क्या याद रहता है कि उन्होंने क्या क्या बदमाशियाँ की थी और माँ को कितनी पीड़ा पहुँचाई थी। ब्रेस्ट बच्चा जब काट लेता है, अक्सर बच्चा ऐसा ही करते हैं, और माँ को कितनी पीड़ा होती है ये माँ ही महसूस कर पाती है। बच्चों को बिल्कुल ये इस बात का एहसास नहीं होता कि उनकी माँ ने या उनके पिता ने उनके लिए क्या क्या किया है। वो तो जब खुद माँ बाप बनते हैं ना, तब एहसास होता है। युवावस्था में इतना परेशान करते हैं, और कई बार बच्चे को मैंने कहते सुना है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। आप कभी अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, वो तो आप तभी अंदाज़ा लगा पाते हैं जब आप खुद माँ बनते हैं, खुद बाप बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्हेन माई चिल्ड्रन आस्क यू, जब मेरे बच्चे आपसे पूछते हैं, यानी पोते। तो जो कवि है वो काफ़ी उम्र उसकी भी हो चुकी है और उसके अपने भी बच्चे हैं। तो व्हेन माई चिल्ड्रन आस्क यू, जब मेरे बच्चे आपसे पूछते हैं थिंग्स, चीज़ें, अबाउट योर चाइल्डहुड, आपके बचपन के बारे में, योर स्माइल, तब आपकी मुस्कान। जब मेरे बच्चे पूछते हैं दादी आप बचपन में क्या करती थी, आप गुड खेलती थी, आप छुपन छुपाई खेलती थी, तो जो दादी हैं उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। बिकम्स रिमोट, रिमोट मतलब दूरस्थ, यानी वो भी अपने बचपन में लौट जाती हैं। बचपन की यादें होती हैं, हम सबके पास होती हैं, बड़ी मीठी यादें होती हैं बचपन की। तो जो स्माइल है, मुस्कान है, वो रिमोट हो जाती है, दूर चली जाती है कहीं। एंड एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक यानी मिस्टीरियस। एनिग्मा होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपकी समझ में नहीं आती, उसको एनिग्मा बोलते हैं। तो मिस्टीरियस हो जाती है आपकी स्माइल, समझ में नहीं आता कि दादी क्या सोच रही हैं, कहाँ कौन सी यादों में खो गई दादी, ऐसी स्माइल हो जाती है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। वंस इन 6 months नाउ, वंस एक बार, कभी, इन 6 months 6 महीनों में, नाउ अब, यानी छठे छमाहे हमारे यहाँ बोलते हैं, छठे छमाहे ये काम होता है हमारे यहाँ। तो 6 महीने में कभी एक बार, यू प्रेस, आप उनको समेटती हो, दबाती हो, देम, उन बच्चों को, टू योर बॉडी, अपने शरीर से चिपकाती हो, है ना। दादी को जब कभी याद आ जाता है छठे छमाहे, तो बच्चों को अपनी गोद में लेके एकदम से समेट लेती हैं, दबा देती हैं। टू रिमाइंड अस, हमें ये याद दिलाने के लिए, दैट लव, के प्रेम, प्यार, मोहब्बत, वॉज द ओनली रिटन वर्ड, वॉज था, द ओनली, एकमात्र, रिटन लिखा हुआ, वर्ड शब्द, अल्फाज। माँ का तो मतलब ही मोहब्बत है, माँ का तो मतलब ही प्यार है, वात्सल्य है। तो कि मोहब्बत एकमात्र शब्द था, रिटन वर्ड, इन द स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर होते हैं धार्मिक ग्रंथ, ऑफ योर हैंड्स, तुम्हारे हाथों के। तो तुम्हारे हाथों का जो स्क्रिप्चर है, जो किताब है, उसमें एक मात्र शब्द जो लिखा हुआ है, एक ही अल्फाज है, और वो है प्यार। हाँ, माँ तो सिर्फ प्यार करना जानती है आपको। आप उसके साथ कुछ भी कीजिए, उसको कितना भी परेशान कीजिए, कितना भी दुख दीजिए, वो सिर्फ आपको मोहब्बत करना जानती है। आई थिंक, अब देखिए थोड़ा सा वो बदल गया, मतलब टॉपिक बदल गया, और एकदम से कोई दूसरी बात, अभी तक तो पोइट अलग बात कह रहे थे, और अब देखिए, आई थिंक, मुझे लगता है, समथिंग श्राइवल्ड, ये एलिट्रेशन का बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। एस एस रिपीट हो रहा है। मुझे लगता है समथिंग, कोई चीज़, श्राइवल्ड माने सूख गई, सिकुड़ गई, विद इन यू, तुम्हारे अंदर, यानी तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस था, तुम्हारा अस्तित्व था, एकदम से सूख गया, एकदम से बदल गया। मदर, माँ, किस दिन बदल गया वो देखिए, बहुत ही दुखद है। द डे, उस दिन, यू ब्रोक, जब तुमने तोड़ी थी, योर बेंगल्स, अपनी चूड़ियाँ, एंड शुक, और छुड़ाया था, हटाया था, द लाइन डस्ट, यानी कि सिंदूर, ऑफ माई फादर, मेरे पिता के नाम का, फ्रॉम योर ब्रो, अपने माथे से, अपनी मांग से, यानी
जिस दिन मेरे पिता की मृत्यु हुई थी तो तुम्हारे अंदर कुछ सूख गया था, तुम्हारा अस्तित्व जैसे सिकुड़ गया था। आपको मालूम है अभी तो काफ़ी परिस्थितियाँ बदल गई हैं स्त्रियों के लिए, हालांकि अभी भी बहुत दुष्कर हैं, लेकिन विधवाओं की स्थिति बहुत ही कष्टपूर्ण थी भारतीय समाज में। उनको अगर कोई घर से निकला है और सामने विधवा पड़ गई तो लोग घर को वापस आ जाते थे, अरे सामने विधवा पड़ गई, और उनके लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है, मैं तो मतलब मुंह से भी नहीं निकाल सकती उस शब्द को, इतना बुरा शब्द यूज़ करते हैं एक विधवा के लिए। आखिर अगर उसका पति मर गया तो उसमें उसका क्या दोष है, लेकिन समाज का नज़रिया इतना गंदा होता था विधवाओं के प्रति, आज भी है गांव में देखिए आप। तो एक औरत का अस्तित्व ही जैसे उसके पति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता था, तो वैसा ही वर्णन यहाँ पे के अंदारूवाला ने किया है। और पोइम बड़ी मार्मिक है, बहुत यथार्थ है। आप अपने आसपास से एग्जाम्पल्स अगर आपके पास हों तो आप एक्सप्लेनेशन लिखते वक्त इसमें डाल सकते हैं, बता सकते हैं इस चीज़ को और ज़्यादा कि विडोज़ का लाइफ कैसी होती है और कैसे उनका जो अस्तित्व है, कैसे उनका एग्जिस्टेंस है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाता है उनके पति की मृत्यु के साथ। और अब कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पोइट्स प्रेजेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द मदर, यानी कवि का जो वर्तमान दृष्टिकोण है माँ के प्रति उसका वर्णन कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है, क्रिटिकल एप्रिशिएशन भी पूछा जाता है, तब भी आप यही आंसर लिख सकते हैं। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप यही आंसर लिखेंगे पोइम से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। The poem Mother by K.K.N. Daruwala is a unique exposition of the condition of mothers in the Indian society. The poem कविता Mother by K.K.N. Daruwala के द्वारा is a unique माने अद्वितीय, exposition आप कह सकते हैं, विश्लेषण कह सकते हैं, या डिस्प्ले कह सकते हैं, या मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं, ऑफ द कंडीशन ऑफ मदर्स, यानी माँओं की स्थिति पर एक प्रकाश डालती है ये कविता इन द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में। ऑन द वन हैंड, एक और, इट कैन बी रेड, इसको पढ़ा जा सकता है एज अ पर्सनल कन्वर्सेशन, एक व्यक्तिगत बातचीत, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मदर, जो कि माताओं पर केंद्रित है। ऑन द अदर, या दूसरी ओर, इट कुड ऑल्सो बी सीन, इसको माना जा सकता है एज अ जनरल कमेंट्री, एक सामान्य टिप्पणी ऑन द कंडीशन ऑफ मदर्स इन द हाउस होल्ड, जो माँओं की स्थिति होती है घरों में। तो ये पोइम आप पर्सनल भी कह सकते हैं कि के.के.एन. दारूवाला की पर्सनल पोइम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, लेकिन जो सामान्यतः घर में माँओं की स्थिति होती है इसी तरीके की है भारतीय समाज में। इट इज़ एविडेंट, ये स्पष्ट है, दैट द पोइट, के कवि, नाउ अब, इज़ अ मिडिल एज्ड मैन, एक अधेड़ व्यक्ति है, एज, जैसा कि, ही हैज़ चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन, उसके अपने खुद के बच्चे हैं। ही कंपेयर्स, वो तुलना करता है, दिस प्रेजेंट विजन, इस वर्तमान दृश्य के, ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के, विद दैट ऑफ हर यंगर सेल्फ, यानी उनकी युवावस्था के दृश्य से, दैट ही सॉ इन हिज चाइल्डहुड, जो उन्होंने अपनी बचपन में देखा था, जब के.के.एन. दारूवाला छोटे थे तो उनकी माँ युवा थी। हिज ओल्ड मदर, उनकी बूढ़ी माँ, इवोक्स माने जगाती हैं, पैदा करती हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स, मिश्रित भावनाएं, मिलीजुली भावनाएं, इन द पोइट, कवि के हृदय में, कवि के अंदर। ऑन वन हैंड, एक और तो, ही इज सैड, वो दुखी हैं, ऑन सीइंग, देखकर, हिज मदर, अपनी माँ को, लूज, खोते हुए, हर ब्रिलियंस, अपनी चमक, एंड स्ट्रेंथ, और ताकत। ऑन द अदर, दूसरी ओर, ही इज ऑल्सो क्यूरियस, वो उत्सुक हैं, एंड पैथेटिक, और दया से भरे हुए हैं, टुवर्ड्स हर चेंज, उनके परिवर्तन के प्रति, एज ही कंपेयर्स, जब वो तुलना करते हैं, हर टू एन ओल्ड प्रिजर्व्ड इजिप्शियन ममी, यानी एक पुरानी सुरक्षित मिस्र की मम्मी से तुलना करते हैं, अपनी मम्मी की, यानी अपनी मदर की। द एंडिंग ऑफ द पोइम इज ऑल्सो एब्रप्ट, यानी इस कविता का अंत भी अचानक से हो जाता है। एज द पोइट एट्रीब्यूट्स, जैसा कि कवि एट्रीब्यूट माने वजह बताते हैं, द प्रेजेंट विदर्ड सेल्फ ऑफ टू द डेथ ऑफ हिज फादर,
यानी द मदर, माँ की जो प्रेजेंट हालत है वर्तमान में, विदर्ड माने वो सूख गई हैं, सिकुड़ गई हैं, तो उसकी वजह क्या बताते हैं वो? डेथ ऑफ हिज फादर, उनके पिता की मृत्यु। रेदर देन एक्सेप्टिंग, बजाय ये स्वीकार करने के, इट एज अ रिजल्ट ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, कि ये वक्त गुजरने का परिणाम है, यानी उनके बुढ़ापे का परिणाम है, ये मानने की बजाय वो ये मानते हैं कि उनके पिताजी का गुजर जाना इस हालत के लिए जिम्मेदार है। इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले पद्यांश में, द पोएट कमेंट्स ऑन द मदर्स फिजिकल कंडीशन, कवि माँ की शारीरिक हालत पर टिप्पणी करते हैं। हर विदर्ड फेस, उनका मुरझाया हुआ सिकुड़ा हुआ चेहरा, झुर्रीदार चेहरा, फुल ऑफ क्रीजेस यानी झुर्रियों से भरा हुआ, एंड हर बो शेप्ड बॉडी, और उनका धनुषाकार शरीर, ड्यू टू एडवांस्ड एज, यानी उनकी बढ़ी हुई अवस्था, यानी उम्र दराज होने की वजह से। द पोएट यूजेस द मेटाफर, कवि जो रूपक प्रयोग करते हैं, ऑफ अ वेल प्रिजर्व्ड इजिप्शियन ममी, यानी एक सुरक्षित रखी हुई मिस्र की ममी का, इन द म्यूजियम में। ममीफिकेशन इज़ अ प्रोसेस, वो मैंने आपको बताया ही था कि जो ममीफिकेशन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है यूज्ड इन इजिप्ट, जो कि मिस्र में प्रयोग की जाती थी, टू प्रिजर्व, सुरक्षित रखने के लिए, द डेड, मरे हुए लोगों को। द पोइट कमेंट्स, कवि टिप्पणी करता है, हाउ, कि कैसे, द मदर, माँ, हैज़ ऑल्सो सर्वाइव्ड, वो भी जीवित रही है, लाइक अ रेलिक, रेलिक वही जो पुरानी चीज़ें ही हैं, प्राचीन चीज़ें हैं, ऑफ द पास्ट, यानी अतीत की एक चीज़ के रूप में, ऑलमोस्ट, लगभग, रैप्ड, लिपटी हुई, टू प्रिजर्व, सुरक्षित रखने के लिए, हर डेलिकेट कंडीशन, अपनी नाजुक अवस्था को। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, अगले पद्यांश में, ही रिलेट्स, वो बताते हैं, हाउ, कैसे, द मदर हैज़ बिकम, कि माँ बन गई हैं, डिस्टेंट, क्लाउडी, विद एज, डिस्टेंट माने वो कहीं दूर ख्यालों में खोई रहती हैं, क्लाउडी मतलब धुंधले हो गई हैं उनकी यादें, विद एज, उम्र के साथ। शी कैन हार्डली रिकलेक्ट, वो मुश्किल से ही याद कर पाती हैं, और रिकग्नाइज, या पहचान पाती हैं, पीपल, लोगों को, फ्रॉम द पास्ट, जो उनके अतीत से जुड़े हैं। हर चिल्ड्रन, उनके बच्चे, बिकम, हो जाते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल टू हर, इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब न पहचानने लायक, टू हर, उनके लिए। अभी जैसे पोएम में बताया था ना, वो नहीं बता पाती कि इनमें से कौन सा बच्चा था जो कि टॉयलेट कर लेता था बिस्तर में, कौन सा बच्चा है जिसने उनका ब्रेस्ट काट लिया था, तो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं। शी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती मतलब अंतर नहीं कर पाती वो, बिटवीन द सन, यानी उस बेटे के बीच, हु वेटेड हिज बेड, जो अपना बिस्तर गीला करता था, एंड हु बिट हर स्किन, और जिसने उनकी त्वचा काट डाली थी, एंड मेड इट सेप्टिक, और उसको सेप्टिक कर दिया था, सड़ा दिया था। दिस स्टेंजा, ये पद्यांश, रिलेट्स, बताता है, द ट्रायल्स एंड ट्राइब्यूलेशंस, यानी जो कष्ट, जो परेशानियाँ, दैट अ मदर गोज, जो एक माँ बर्दाश्त करती है, थ्रू टू रेज हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को पालने में। हर मेमोरीज हैव ग्रोन रिमोट एंड डिस्टिंक्ट, उनकी यादें हैं वो दूरस्थ हो चुकी हैं, यानी बहुत दूर चली गई हैं, अब उनको याद नहीं आता कि कब क्या हुआ था। एंड येट हर लव रिमेन्स वार्म, फिर भी उनका जो प्यार है वो गर्मजोशी से भरा हुआ है, एंड फिजिकल, और मतलब वो जैसे चिपका लेती हैं बच्चों को, थ्रू हर हग्स, यानी आलिंगन कर लेती हैं, बच्चों को गोद में ले लेती हैं। द पोएट सीज, कभी देखते हैं, हाउ द मदर इज़ क्लोज टू हिज चिल्ड्रन, कि माँ कैसे उनके बच्चों के करीब हैं, यानी अपने पोते पोतियों के करीब हैं, हगिंग देम, उनको सीने से लगा लेती हैं, एज इफ, जैसे कि, लीविंग, वो छोड़ रही हों, फिजिकल, शारीरिक, इम्प्रिंट्स, यानी इम्प्रिंट आप कह सकते हैं, प्रभाव, ऑफ हर लव, अपने प्रेम का, ऑन टू देम, उनके ऊपर। द पोएट देन रीथिंक्स, फिर कवि दोबारा सोचता है, द मोमेंट, उन पलों के बारे में, व्हेन हिज मदर बिकेम, जब उनकी माँ हो गई थी, सीनाइल मतलब बुजुर्ग हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, एंड डिस्टिंक्ट
और अलग हो गई थी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फैमिली, बाकी परिवार से, लाइक एन एंशियंट रेलिक, जैसे कि कोई पुरानी चीज़ हो। ही थिंक्स दैट इट इज़ द मोमेंट, वो सोचता है कि ये उस पल हुआ था जब शी लॉस्ट हर हस्बैंड, उन्होंने अपने पति को खोया था, एंड ब्रोक हर बैंगल्स, और अपनी चूड़ियाँ तोड़ी थीं, एंड स्टॉप्ड वियरिंग हर सिंदूर, और सिंदूर लगाना बंद कर दिया था। द लैंग्वेज यूज्ड हियर, जो भाषा यहाँ प्रयोग की गई है, इज वायलेंट, वो हिंसक है, एंड एब्रप्ट, और एकदम से अचानक से जैसे बम फोड़ दिया हो वैसी भाषा है। विद विजुअल इमेजेस, यानी दृश्य तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने साकार हो जाता है एक दृश्य जहाँ पति सामने मरा हुआ हो और जो उसकी पत्नी है अपनी चूड़ियाँ तोड़ रही है, अपना सिंदूर पोंछ रही है, तो वो दृश्य हमारे सामने साकार हो जाता है। ऑफ ब्रोकन बैंगल्स, यानी टूटी हुई चूड़ियों का, एंड वाइप्ड, सिंदूर यानी पुछे हुए सिंदूर का। द डेथ ऑफ द फादर हियर, यहाँ पिता की मृत्यु, माइट हैव रिड्यूस्ड हर इम्पोर्टेंस, मृत्यु ने उनकी जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, कम कर दिया होगा। इन हर सन्स हाउस होल्ड, उनके बेटे के घर में। एंड रेलीगेटेड हर, रेलीगेट का मतलब होता है बाहर निकाल देना, दूर कर देना। टू अ इन्फीरियर पोजीशन, यानी उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो स्थिति है घर में, वो इन्फीरियर कर दी होगी, कमतर कर दी होगी। वेयर शी लॉस्ट हर पर्पस एंड इम्पोर्टेंस, जहाँ उन्होंने अपना उद्देश्य खो दिया, अपना महत्व खो दिया, इन द हाउस होल्ड, घर में। तो जब पति की मृत्यु हो जाती है तो अचानक से घर में उस स्त्री का महत्व कम हो जाता है। अभी तो स्थिति थोड़ी बदली है, लेकिन जिस ज़माने की ये बात है, पुराने समय में ऐसा होता था। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लीजिए। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब हिज मदर एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान में अपनी माँ का वर्णन कैसे करता है कवि। द पोइट डिस्क्राइब्स हिज मदर विद नॉस्टैल्जिया, मेलैंकोली, एंड विद अ डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव। तो कवि का जो वर्णन है अपनी माँ का, वो इन चीज़ों से भरा हुआ है। नॉस्टैल्जिया होता है अतीत के बारे में सोचना, मेलैंकोली दुख होता है, और डिस्टेंट पर्सपेक्टिव यानी दूर की बातें वो सोचता है कि अतीत में कैसा होता था, माँ कैसी थी, युवा थी तब उसकी आंखें चमकती थीं, तो वो सब वर्णन किया है। ही इज़ सैड, वो दुखी है, दैट हिज मदर, कि उनकी माँ, इज़ बेंट, झुक गई हैं, विद एज, उम्र से, हैज़ लॉस्ट हर शार्प इंटेलेक्चुअल सेंसेस, हैज़ लॉस्ट माने वो खो चुकी हैं, हर अपने शार्प तीखे इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, सेंसेस माने इंद्रियां, एंड यूथफुल एनर्जी, और जो उनकी युवावस्था की ऊर्जा थी उसे खो चुकी हैं। शी इज़ ऑलमोस्ट एन अननोन एंटिटी टू द पोइट, वो लगभग अननोन मीन्स अज्ञात, एंटिटी कोई चीज़ होती है, तो अब कवि के लिए वो एकदम से अज्ञात हैं, वो जैसी हुआ करती थी वैसी नहीं है। शी इज़ ओल्ड, वो बूढ़ी हो गई हैं, विद अ क्लाउडेड माइंड, यानी उनका जो दिमाग है वो क्लाउडेड हो गया, उसमें बहुत सारे विचार भरे हुए हैं, और कोई भी विचार क्लियर नहीं है। एंड डिस्टेंट मेमोरीज, और दूर की यादें हैं, पुरानी यादें हैं। ऑलमोस्ट कन्फ्यूज अमंगस्ट हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बीच वो कन्फ्यूज रहती हैं। हाउएवर शी स्टिल रिटेन्स, हाउएवर किंतु शी स्टिल रिटेन्स, उन्होंने अभी भी बनाए रखा है, द वार्मथ, गर्माहट को, एंड लव, और प्रेम को, टुवर्ड्स द पोइट्स चिल्ड्रन, कवि के बच्चों के प्रति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज़ द मदर्स रिलेशनशिप विद द पोइट्स चिल्ड्रन, यानी कवि के बच्चों के साथ कवि की माँ का संबंध कैसा है। द पोइट्स मदर दो हैज़ ग्रोन ओल्ड, पोइट की माँ हालांकि बूढ़ी हो चुकी हैं, एंड सिनाइल, और कमज़ोर हो चुकी हैं, नाउ अब, हर मेमोरीज, उनकी यादें, अबाउट हर ओन चिल्ड्रन, अपने खुद के बच्चों के बारे में, हैव ग्रोन फेंट, धुंधली हो गई हैं, एंड डिस्टेंट, और मतलब धुंधली होती जा रही, दूर होती जा रही हैं, एंड येट, फिर भी, शी इज़ वार्म, वो गर्माहट से भरी हुई हैं, एंड जेंटल, और विनम्र हैं, टूवर्ड्स द पोइट्स चिल्ड्रन, कवि के बच्चों के प्रति। शी माइट नॉट डिस्टिंग्विश अमंगस्ट हर ओन चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के बीच में तो फ़र्क नहीं कर पाती, बट हग्स हर ग्रैंड चिल्ड्रन, लेकिन अपने पोतों को, पोतियों को
सीने से लगाए रहती हैं। गिविंग देम अ फिजिकल लव, उनको एक शारीरिक प्रेम देती हैं। विच इज़ हर ओन लव लैंग्वेज, जो कि उनकी खुद की प्रेम की भाषा है। शी हग्स देम, वो उन्हें सीने से लगाती हैं। एज इफ, जैसे कि इम्प्रिंटिंग ऑन देम, उनके ऊपर अपना असर डाल रही हों, प्रभाव डाल रही हों फिजिकली, शारीरिक रूप से। विद हर ओन प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति से। एनगल्फिंग दैम, उनको चारों ओर से घेर कर। तो जब हम सीने से लगाते हैं बच्चों को तो चारों तरफ से उनको लपेट लेते हैं, तो बच्चों पर असर पड़ता है, उससे बच्चों को अच्छा लगता है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वॉज वन बाय KKN दारूवाला, तो इनमें से कौन सा अवार्ड KKN दारूवाला ने जीता है? तो ये दोनों जीते हैं, साहित्य अकेडमी और कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड KKN दारूवाला विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको 1984 में मिला। और मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड KKN दारूवाला विन द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज, तो कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज उनको 1987 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज दारूवालाज फर्स्ट नॉवल, तो इनमें से कौन सा उपन्यास दारूवाला का पहला उपन्यास था। एंड व्हेन वॉज इट पब्लिश्ड, और वो प्रकाशित कब हुआ, तो फॉर पेपर एंड क्राइस्ट 2009 में प्रकाशित हुआ। और हु सेड दैट दारूवाला हैड द एनर्जी ऑफ द लॉयन, किसने कहा था कि दारूवाला में एक शेर की ऊर्जा है, ये नसीम एजेकियल का कथन है। और यहाँ हैड गलत लिखा हुआ है, क्योंकि वो अभी जिंदा हैं दारूवाला, तो उनके लिए हैड क्यों लगेगा, हैज़ लगेगा, यहाँ हैज़ ही आएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज दारूवालाज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री, तो इनमें से कौन सी दारूवाला की पहली किताब है कविता की। एंड व्हेन वॉज इट पब्लिश्ड, और वो प्रकाशित कब हुई थी, तो पहली किताब उनकी अंडर ओरियन है, जो कि 1970 में प्रकाशित हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज दारूवाला अवॉर्डेड द पद्मश्री, तो पद्मश्री उनको 2014 में मिला है। पीछे जब इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे तो वहाँ नहीं दे रखा था और मुझे अलग से लिखना पड़ा था, लेकिन यहाँ दिया हुआ है। फिर देखिए, बाय व्हाट नेम इज़ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, उनकी बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स नाम से। फिर है फॉर विच बुक डिड दारूवाला गेट द उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड इन 1971, तो किस किताब के लिए दारूवाला को उत्तर प्रदेश का स्टेट अवार्ड मिला 1971 में, एपरिशन इन अप्रैल के लिए मिला है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रेवलॉग रिटन बाय दारूवाला, तो यात्रा वृतांत इनमें से जो दारूवाला का है वो राइडिंग द हिमालयाज है, 2006 में लिखा गया। ठीक है, ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और मुझे लगता है कि ये वीडियो मुझे यहीं समाप्त करना चाहिए। धन्यवाद।